अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। बुध को यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने के हादसे में कम से कम 78 अफराद की लाशें समंदर से निकाली जा चुकी हैं, जबकि 104 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है, जिनमें से 12 पाकिस्तानी शहरी हैं। लेकिन जो इतलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक समंदर में डूबने वाली कश्ती में सवार सैकड़ों तारिकीन वतन अब भी लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे के मुताबिक कश्ती में 750 मर्द, ख़वातीन और बच्चे सवार थे और आलमी सहाफ़ती इदारे दावा कर रहे हैं कि कश्ती में मिस्री, शामी और दीगर ममालिक के अफराद सवार थे। लेकिन डूबने वालों में सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक कश्ती में 400 पाकिस्तानी सवार थे। तहम समंदर से जो लाशें निकाली जा चुकी हैं उनकी अब तक शनाख्त नहीं हो सकी है। पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त के लिए मुतासरा ख़ानदानों के DNA सैंपल भिजवाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन इस हादसे की जो तफसीलात सामने आई हैं वो चौंका देने वाली हैं, दिल दहला देने वाली कहानियाँ सामने आ रही हैं। डूबने वाली कश्ती में सवार पाकिस्तानी शहरी मुख्तलिफ ज़राए से लीबिया पहुँचे थे और फिर वहाँ के समंदर से इटली जाने की कोशिश के दौरान यूनान के साहिल के करीब हादसे का शिकार हो गए। पाकिस्तानी तारिकीन वतन ने अपने एजेंट्स को 23 से 25 लाख रुपए दिए। फिर एजेंट्स ने उनमें से कुछ अफराद को कराची से बजरिया जहाज़ ट्यूनस और फिर वहाँ से लीबिया पहुँचाया, जबकि कुछ अफराद को दुबई और फिर दुबई से मिस्र और फिर लीबिया पहुंचाया गया। लेकिन इतनी बड़ी रकम लेने के बाद जब लीबिया से पाकिस्तानी शहरी कश्ती में सफ़र करने लगे तो उनके साथ गैर इंसानी रवैया अख्तियार किया गया, नारवा सलूक किया गया। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने लिखा है कि कश्ती हादसे में बच जाने वाले मुसाफिरों ने कोस्ट गार्ड से गुफ्तगू में बताया कि पाकिस्तानी मुसाफिरों को कश्ती के निचले हिस्से में जाने पर मजबूर किया गया, जबकि दूसरे ममालिक के शहरियों को कश्ती के ऊपर वाले हिस्से में जाने की इजाज़त थी। मुसाफिरों ने कोस्ट गार्ड्स को बताया कि कश्ती के ऊपर वाले हिस्से के मुसाफिरों के बचने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब निचले हिस्से से पाकिस्तानी ऊपर आना चाहते तो उनसे बदसलूकी की जाती थी। ख़वातीन और बच्चों को बज़ाहिर मर्दों की मौजूदगी के सबब बंद जगह पर रखा गया था। बच जाने वाले मुसाफिरों ने अपने बयान में कहा कि डूबने से पहले ही पीने के पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से कश्ती में 6 अमवात हो चुकी थी। कश्ती डूबने से 3 रोज़ पहले कश्ती का इंजन भी फेल हो गया था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कश्ती में 100 से ज़्यादा बच्चे मौजूद होने का बताया गया है, लेकिन बच जाने वाले मुसाफिरों में किसी खातून या बच्चे के शामिल होने की इत्तला नहीं है। ऐसे ही एक पाकिस्तानी शहरी की कहानी यूनानी अखबार में शाया हुई है, जिसे इंडिपेंडेंट उर्दू ने अपनी वेबसाइट पर शाया किया है। ये कहानी 24 साला पाकिस्तानी शहरी राना की है, जो खुद तो इस हादसे में बच गए मगर उनके बीवी बच्चे कश्ती के साथ ही डूब गए। राना ने खुद अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि हमने बेहतर ज़िंदगी के लिए इटली जाने का फ़ैसला किया, इसलिए कि वहीं मेरा भाई रहता है। मैंने पाकिस्तानी एजेंट को $8000 पेशगी दिए। उससे तय पाया कि जब हम इटली पहुंचेंगे तो मेरा भाई बकिया रकम देगा, जो मुझे नहीं मालूम कि कितनी होगी, क्योंकि मेरे भाई ने अदायगी का बंदोबस्त कर दिया है। उन्होंने मजीद बताया कि एजेंट ने मुझे इसमें से $2000 वापस दे दिए कि मैं ये रकम लीबिया में एक और शख्स को दे दूँ। मेरा अंदाज़ा है कि वो एजेंट का भाई था। वो कश्ती जिसने हमें यूरोप ले जाना था वो उसी की थी। तकरीबन 1 माह कबल हम पाकिस्तान से हवाई जहाज़ के ज़रिए दुबई और वहाँ से मिस्र और फिर हवाई जहाज़ के ज़रिए लीबिया पहुँचे। वो हमें एक घर में ले गए जहाँ 150 के करीब दूसरे लोग ठहरे हुए थे। हमें वहाँ 5 दिन रहना पड़ा और फिर हमें एक अपार्टमेंट में ले जाया गया जहाँ तकरीबन 200 लोग मुकीम थे। हम वहाँ तकरीबन 20 दिन रहे और फिर हमें शीशों वाले एक मकान में ले जाया गया जहाँ तकरीबन 300 लोग रह रहे थे। हम एक रात वहाँ रहे और अगले दिन वो हमें 12 कारों में लीबिया के शहर तबरुक के एक अपार्टमेंट में ले गए। हम वहाँ कुछ दिन रहे और 9 जून 2023 को सुबह के वक्त ट्रक में हमें लीबिया के एक साहिल पर ले जाया गया। समंदर में 30 मीटर लंबी एक बड़ी कश्ती थी जो मछलियां पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये कश्ती पुरानी और नीले रंग की थी। वो साहिल से हमें छोटी कश्तियों में बिठाकर बड़ी कश्ती पर ले गए। बड़ी कश्ती पर सवार होने के बाद हमने देखा कि उसके निगरान 2 लोग थे। जब हम कश्ती पर सवार हुए तो उन्होंने बताया कि हमें कहीं बैठना है। मुझे ऊपरी हिस्से पर बिठाया गया और मेरी बीवी और बच्चों को एक केबिन में रखा गया। राना के मुताबिक सफ़र जुमे की सुबह शुरू हुआ। कश्ती पर तकरीबन 700 अफराद सवार थे। हम 3 दिन तक समंदर में सफ़र करते रहे और फिर कश्ती का इंजन ख़राब हो गया। वहाँ एक शख्स कश्ती के इंजन को ठीक करता रहा मगर ये बार बार ख़राब हो जाता था। 13 जून 2023 की शाम को स्मगलरों ने कश्ती का इंजन बंद कर दिया ताकि करीब से गुजरने वाले कोस्ट गार्ड के जहाज़ों को आवाज़ न आए। कश्ती में सवार कुछ मिस्रियों ने करीब से गुजरते हुए एक जहाज़ से पानी मांगा। जहाज़ के अमले ने पानी के डब्बे फेंके और मिस्रियों ने सारा पानी उचक लिया और हमें नहीं दिया। हमारी उनसे लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने हमें भी थोड़ा सा पानी दिया। फिर अमले ने दोबारा इंजन स्टार्ट किया और कश्ती आगे बढ़ने लगी। आधे घंटे बाद कश्ती का इंजन फिर बंद हो गया। मैं डर के मारे घुटनों के बल बैठकर दुआएं मांगने लगा। अचानक मुझे कश्ती एक तरफ झुकती हुई महसूस हुई और उसमें पानी भरने लगा। हम कश्ती के उस हिस्से से हटकर दूसरी जानिब चले गए मगर उस तरफ वज़न ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से कश्ती डूबने लगी। कुछ लोगों ने समंदर में छलांग लगा दी और कुछ ने कश्ती के मुख्तलिफ हिस्सों को पकड़ लिया। मैंने समंदर में छलांग लगा दी, लेकिन चूंकि मुझे तैरना नहीं आता था इसलिए मैं पानी की सतह पर पुश्त के बल लेट कर इंतज़ार करने लगा कि कोई आकर मुझे बचा ले। चंद मिनट बाद
एक बड़ा जहाज़ वहाँ से गुजरा और जो लोग समंदर में थे उन्हें उठाकर यहाँ ले आया। जो लोग बाहर ना निकल सके वो कश्ती समेत पानी में डूब गए। उनमें मेरी बीवी और बच्चे भी शामिल थे जो केबिन में थे। एक तरफ डूबने वाली कश्ती की ये दर्दनाक कहानियां हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान समेत कई ममालिक में कई ख़ानदान शोक के आलम में हैं, जिन्हें ये तक नहीं पता कि उनके घर वाले और रिश्तेदार जिंदा भी हैं या नहीं हैं। तो दूसरी जानिब इस हादसे के बाद यूनानी कोस्ट गार्ड की मुजरिमाना गफलत और गैर इंसानी रवैये पर भी सवालात उठ रहे हैं और यह हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि यूनानी कोस्ट गार्ड ने जानबूझकर कश्ती को डूबने दिया। वो चाहते तो बर वक्त इमदाद फराहम करके सैकड़ों इंसानी जानें बचा सकते थे। इस हवाले से BBC उर्दू ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में कुछ अहम शवाहिद सामने रखे हैं जो यूनानी कोस्ट गार्ड की दानिस्ता गफलत की निशानदेही कर रहे हैं और उनके इस मौक़िफ़ की भी नफ़ी कर रहे हैं कि कश्ती में सवार अफराद ने मदद लेने से इनकार कर दिया था और कश्ती डूबने से पहले तक कोई ऐसा खतरा ही नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर उनकी मदद की जाती। BBC उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में मौजूद दीगर बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत के तज्ज़िये से मालूम हुआ है कि गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरों से भरी कश्ती समंदर में डूबने से पहले कम से कम 7 घंटे तक हरकत करने के बजाय एक ही जगह पर खड़ी रही थी। BBC ने मेरीटाइम एनालिटिक्स के प्लेटफॉर्म मरीन ट्रैफिक की तरफ से ट्रैकिंग डेटा की एक कंप्यूटर एनिमेशन हासिल की है जिसके अदाद शुमार कश्ती डूबने से पहले समंदर के इस मखसूस इलाके की सरगर्मियों की मुकम्मल निशानदेही करते हैं जहां तारिकीन वतन की कश्ती डूबी थी। इस डेटा ने यूनान के सरकारी दावों को मशकूक कर दिया है कि जिनमें कहा गया है कि कश्ती को नेविगेशन में कोई मसला दरपेश नहीं था और ये कि उन्होंने मदद कबूल करने से इनकार कर दिया था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कश्ती में कोई ट्रैकर मौजूद नहीं था, इसलिए वो नक्शे पर नहीं दिखाई दी। इन शवाहिद के बरक्स कोस्ट गार्ड अब भी अपने दावे पर कायम है कि इस दुरानिये में कश्ती इटली के रास्ते पर गामजन रही थी और उसे किसी मदद की ज़रूरत ही नहीं थी। BBC के इन शवाहिद से मुतालिक यूनानी हुक्काम ने अभी तक अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। यूनानी कोस्ट गार्ड पर सवालात उठ रहे हैं, उन पर सैकड़ों इंसानी जानें ज़ाया होने की जिम्मेदारी डाली जा रही है। आलमी सतह पर सानहे की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। BBC की रिपोर्ट ही के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मुतालबा किया है कि सानहे से निपटने के लिए यूनान के इक़दामात पर तहकीकात की जाएँ और ये भी जाना जाए कि कश्ती डूबने से कबल ही बर वक्त बचाव की कोशिशें और ज़रूरी इक़दामात क्यों नहीं किए गए। इसके अलावा आज वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि यूनान के कोस्ट गार्ड ने बेहिसी का मुज़ाहरा किया और डूबते हुए लोगों को नहीं बचाया। जो जुल्म किया यूनान की वहाँ पे कोस्ट गार्ड्स ने कि जब लोग डूब रहे थे उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। यूनान की पब्लिक का जो जागा उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस बात के ऊपर। जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन एक्शन हो, इस कारोबार को बंद होना चाहिए। एक तरफ यूनानी हुक्काम और कोस्ट गार्ड पर सवालात उठ रहे हैं तो दूसरी जानिब ये सवालात भी उठ रहे हैं कि हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में बुनियादी हिफाजती इक़दामात तक क्यों मौजूद नहीं थे, जिनमें लाइफ जैकेट्स की अदम मौजूदगी पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इसके अलावा गुंजाइश से बहुत ज़्यादा अफराद को कश्ती में सवार करने पर भी सवाल उठ रहा है। यानी एक तरफ गैर कानूनी अमल और दूसरी तरफ सैकड़ों इंसानों की जानों को खतरे में डालने के लिए मज़ीद बेएहतियाती। और ये वही रास्ता है जहाँ से यूरोप जाने की कोशिश में कश्ती डूबने के हादसे में रवां साल फरवरी में पाकिस्तान की ख़वातीन हॉकी टीम की खिलाड़ी शाहिदा रज़ा की भी जान चली गई थी। बहरहाल आज पाकिस्तान में इस दर्दनाक हादसे के बाद यौम सोग मनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर आला सतह की इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस एजेंटों की तलाश और उनकी गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है। इस बारे में मुतासरा खानदानों से भी मालूमात हासिल की जा रही हैं। डायरेक्टर FIA के बयान के मुताबिक जिंदा बच जाने वाले 12 में से 10 पाकिस्तानियों से रब्ता हो चुका है। उनसे मिलने वाली मालूमात के बाद 47 खानदानों के साथ रब्ता किया गया है। एजेंट्स के खिलाफ 6 FIR दर्ज हो चुकी हैं। 5 एजेंट्स गिरफ्तार हो चुके हैं। मास्टरमाइंड एजेंट पहले ही जेलों में हैं। जो रूट सामने आया है वो बरास्ता दुबई, लीबिया और फिर इटली जाता है। ये कश्ती भी इटली जा रही थी लेकिन यूनान की हदूद में खराब होने के बाद हादसा पेश आया। डायरेक्टर FIA के मुताबिक लोग पाकिस्तान या दुबई से डायरेक्ट वीज़ा हासिल करके लीबिया जाते हैं। लीबिया पहुंचने के बाद वहां से गैर कानूनी तौर पर इटली जाते हैं। ज़मीनी रास्तों पर सख्ती होने की वजह से एजेंट लोगों को समुद्री रास्ते से इटली भिजवाते हैं। इटली भिजवाने के लिए $5,000 से $7,000 वसूल किए जाते हैं। इस नेटवर्क से जुड़े दीगर अनासिर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में तलहा शाहजेब, वकास, साजिद महमूद और शब्बीर शामिल हैं। इस हवाले से मज़ीद तहकीकात जारी हैं, क्रैकडाउन जारी है और ये भी मालूम किया जा रहा है कि मुतासरा शहरी किस शहर और किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। अब तक की तफसीलात के मुताबिक पंजाब में गुजरावाला से 100 अफराद और मीरपुर आज़ाद कश्मीर से 21 से ज़ायद अफराद डूबने वाली कश्ती में यूरोप जाने के लिए सफ़र कर रहे थे। गुजरावाला से इस दर्दनाक हादसे की मज़ीद तफसीलात शेयर कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना से।
लीबिया कश्ती हादसे में लापता होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 83 हो गई है, जिनमें गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन के रहायशी अफराद शामिल हैं। FIA ने गुजरांवाला और गुजरात में 5 मुकदमा दर्ज किए हैं और 5 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार भी किया गया है। लापता अफराद के घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है। किसी के बूढ़े वालिदैन गम से निढाल हैं तो किसी की बीवी और बहनें वादे करके जाने वालों की राह देख रही हैं। पूरे पाकिस्तान में अपील है एजेंटी का खात्मा। जब मैं ये सुनूं कि एजेंटी का खात्मा हो चुका है तब मैं सबको दुआएं भी दूंगी, देती रहूंगी। जब जिंदा रहूंगी तब देती रहूंगी। मेरे साथ जो होना था हो गया, मेरे साथ जो होना था हो गया, आगे ना होए। अब इस वक्त कई माएँ रो रही हैं। पाकिस्तानी स्मगलर्स ने खुद ज्यादा रकम बचाने के लिए कश्ती के मालिक से कम रेट में सौदा तय किया और पाकिस्तानियों को कश्ती के सबसे निचले हिस्से में सवार करवा दिया, जिसके बायस दूसरे ममालिक के शहरियों की निस्बत हादसे में पाकिस्तानियों का नुकसान ज्यादा हुआ। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के लिए, राना अंसर, जियो न्यूज़, गुजरांवाला। बेहतर मुस्तकबिल और ज़िंदगी का ख्वाब लेकर गुज़िश्ता कई दहाइयों से लोग गैर कानूनी तरीके से मगरबी ममालिक का रुख करते आ रहे हैं। फ़ज़ाई सफ़र से लेकर ख़तरनाक ज़मीनी और बहरी रास्तों का सफ़र करके लोग किसी भी तरह गैर कानूनी तरीके से मगरबी ममालिक तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। मगर शाम की जंग के बाद जब मगरबी ममालिक में मुहाजिरीन की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ तो 2015 में वहाँ सख्त पॉलिसियाँ अख्तियार की गई। दाएँ बाजू की जमातों की सियासत ही इस गिर्द होने लगी कि किस तरह मुहाजिरीन को मुल्क से बाहर रखा जाए, जिसके बाद मगरबी ममालिक ने आए रोज़ अपने दाखिली रास्तों पर सख्तियाँ शुरू कर दी। कुछ ममालिक ने बाकायदा अपनी सरहदों की फेंसिंग शुरू कर दी और इन सख्तियों के बाद मगरबी ममालिक तक पहुँचने के लिए लोगों ने एजेंट्स के ज़रिए मज़ीद सख्त और ख़तरनाक रास्तों का सफ़र करना शुरू कर दिया है, जिससे रास्ते में ही ज़िंदगी से हाथ धो बैठने के इम्कानात में बहुत तेज़ी से इजाफा हो गया है और ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। आए रोज़ ऐसे दिलखराश वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे कई लोग हैं जो आज भी मुख्तलिफ ममालिक के सरहदी इलाकों में फंसे हुए हैं, जो न वापस आ सकते हैं और ना ही मगरबी ममालिक का रुख कर सकते हैं, बल्कि सरहद के किनारे या जंगलों में उम्मीद के सहारे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मार्च 2023 में BBC उर्दू ने इस मामले पर एक तफसीली रिपोर्ट नशर की थी, जिसमें पाकिस्तानी फिल्मसाज और रिसर्चर हसन जैदी का इंटरव्यू भी शामिल था, जो इस मौजू पर कई अरसे से काम कर रहे थे। हसन जैदी ने पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से यूरोप पहुँचने के लिए मुख्तलिफ रास्तों का अहवाल बताया और ये भी बताया कि आजकल सख्तियों की वजह से किस तरह लीबिया का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। साथ ही हसन जैदी ने BBC में अपने इंटरव्यू के दौरान मगरबी ममालिक की सरहदों पर फंसे पाकिस्तानियों को आंखों देखा हाल भी बताया। मौजूदा वाक़े में बेशतर लोग फ़ज़ाई सफ़र करके लीबिया पहुँचे, मगर पाकिस्तान में ज़मीनी रास्तों के ज़रिए भी लोग जाते हैं, जिसमें एजेंट्स को अखराजात तो निस्बतन कम देने पड़ते हैं मगर ख़तरात बहुत ज़्यादा होते हैं। BBC की इसी रिपोर्ट में मुदस्सिर अली नामी शख्स ने भी अपने तजर्बात बताए, जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से मगरबी ममालिक जाने के लिए ज़मीनी रास्ते से मुतादिद दफ़ा कोशिश करता रहा लेकिन नाकाम हुआ। तमाम मामलात पर तफसील से काम किया है हसन जैदी ने, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, रिसर्चर। हसन जैदी, बहुत शुक्रिया। आपका जो काम है वो हमने आवाम के सामने रखा भी, आपने बाकायदा वहाँ पर जो लोग गए उनसे गुफ्तगू भी की है, उनके हालात भी दिखाए हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, मगर अमाउंट जब हम देखते हैं कि तकरीबन एक ख़ानदान 22 से 23 लाख रुपये दे रहा है, एक ख़ानदान के 4-4 अफराद भी गए करोड़ रुपये देकर, 8-8 अफराद भी गए 2-2 करोड़ रुपये देकर। ये क्या वहाँ से मार्केटिंग एजेंट इतनी अच्छी करते हैं यहाँ पर इन लोगों के पास जाके कि ये इतना बड़ा अमाउंट लगा देते हैं, बजाय इसके कि यहाँ पर कुछ कर लें, वहाँ पे जाने को तरजीह देते हैं। इन तक ये स्टोरीज नहीं पहुँचती हैं कि वहाँ पर लोगों के हालात क्या हैं, कितने बुरे हैं? बिल्कुल ये सब स्टोरीज़ पहुंचती हैं, बट उसके अंदर मेजरली जो केस स्टडीज़ मेरे सामने आई हैं मेरी रिसर्च के अंदर, वो लोग हैं जिन लोगों के फैमिली मेम्बर्स बाहर हैं और वही लोग मेजरली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनके ऊपर, उनको बाहर बुलाने में, या जो लोग पाकिस्तान से भी ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। उनका सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन रेट, और जिन इलाकों से मेजरली ये लोग जा रहे हैं आप उन इलाकों के अंदर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस भी देख सकते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर वो बेटर लाइफस्टाइल और एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए सारे रिस्क को ऑप्ट करते हैं। सब तो इस सब में जो जिन लोगों से आप बात कर रहे थे उन्हें नज़र आ रहा है कि वो बहुत बुरे हालात में वहाँ पर रह रहे हैं, तो वो खुद ही किसी के झांसे में आ गए, किसी एजेंट की बातों में आ गए और इतने सारे पैसे या तो किसी से बोरो करके या अपनी प्रॉपर्टी बेच के 22, 23, 24 लाख रुपए लगा के चले गए।
मोस्ट ऑफली जी बिल्कुल इसी तरह से है। कुछ लोग प्रॉपर्टी भी सेल करते हैं, कुछ लोग माँ बाप के जेवरात और XYZ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेल करके जाते हैं। बट वहाँ पे वंस यू आर इन दैट कंट्री, आप लिबिया में हैं, आप इस्तांबुल के अंदर हैं या आप किसी भी ट्रांजिट कंट्री के अंदर हैं, यू आर ट्रैप्ड। क्योंकि आपको वहाँ पे जो एक सेफ़ लगा दी जाएगी, सेफ़ बेसिकली कहा जाता है कि ऐसी एक घर के अंदर उनको बंद कर दिया जाता है जहाँ से वो बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो इनलीगल है। वो बाहर जाएंगे तो उनको पुलिस पकड़ लेगी। तो वो उस इलाके, उस एक घर के अंदर या उस एक कमरे के अंदर ही उनको टाइम स्पेंड करना होता है जब तक उनकी नेक्स्ट गेम जो है वो रेडी नहीं होती। गेम का मतलब ये है कि उनका नेक्स्ट ट्रांजिट जो उन्होंने दूसरी कंट्री में जाना है वो रेडी नहीं होता। तो बेसिकली एक तो वो वहाँ पे ट्रैप्ड होते हैं, दूसरा ये है कि अगर जो बंदा पाकिस्तान से 6-7-8 लाख रुपए स्पेंड करके इस्तांबुल में या लिबिया की किसी सेफ में पहुँच गया, अब वो वापस आने के लिए भी उसको उतने ही पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। तो वो यही समझता है कि अदर देन कि मैं वापस आने के लिए इतने पैसे स्पेंड करूँ, इतने पैसे दे के क्यों ना मैं सिसिली में, इटली के अंदर एंटर हो जाऊँ या मैं ग्रीस के अंदर एंटर हो जाऊँ। और मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि जब आपने इस सारे मामले पर काम किया तो एक बाकायदा नेटवर्क दिखता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ से लोगों को जमा करना है, उनसे पैसे लेने हैं और उन्हें भेजने का इंतज़ाम करना है, बल्कि ऑप्शन है कि आप लैंड रूट से जा सकते हैं, आपके पास पैसे कम हैं, ईरान के ज़रिए, ईरान से टर्की और फिर आगे आप बाय एयर जा सकते हैं, दुबई, दुबई से मिस्र, मिस्र से लीबिया, या फिर पाकिस्तान में कराची से ट्यूनस, ट्यूनस से लीबिया और फिर आगे। तो ये कितना बड़ा नेटवर्क है कि जब भी इस किस्म का वाकया होता है हुकूमतें दावे करती हैं कि हम क्रैक डाउन करेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकेंगे, उससे और ज़्यादा बड़ा वाकया सामने आ जाता है। जी बिल्कुल। और आपने जैसे कि कहा बहुत से रूट्स हैं और ये डिपेंड करता है आपकी अफोर्डेबिलिटी पे कि आप किस किस्म की गेम में जाना चाहते हैं। गेम अगेन मैं डंकी को कह रहा हूँ, डंकी एक स्लैंग वर्ड है जो कि हमारे पंजाब में इस रूट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डंकी लगाने, आप किस तरह से डंकी लगाना चाहते हैं, बाय रोड लगाना चाहते हैं, बाय एयर लगाना चाहते हैं, इन सारी ऑप्शंस मौजूद हैं और बिल्कुल आपकी अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप लिबिया या इटली किस तरह से पहुँचेंगे। और उसके और भी बहुत सी ऑप्शन है कि बाय एयर भी लेके जाने की बहुत सी ऑप्शन एजेंट्स के पास होती है जो इलीगल पासपोर्ट चेंज और बहुत सी पीसी पिक्चर चेंज की तरफ जा रहे होते हैं। बट मेजरली अगर आप इस सारी सिचुएशन के अंदर देखें तो हमें एक बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का नेटवर्क मिलता है और मोस्टली ये हैंडलर्स जो इन लोगों को लेके जा रहे होते हैं वो वही लोग होते हैं जो खुद उस रूट से इटली पहुंचे होते हैं और उनके पास कोई कारोबार, कोई काम नहीं है, तो वो बाहर पीछे गाँव से लोगों को मोटिवेट करके एक अपना बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर रहे होते हैं और उन लोगों को लेके भी आ रहे होते हैं। हर इलाके का अपना एक एजेंट है, जिसने ईरान से तुर्की एंटर करवाना है वो एक अलहदा सेगमेंट है, वो उस गांव का एक बंदा है जिसने उसको उस इलाके के पैसे वो लेगा और वहाँ से क्रॉस करवा देगा, आगे अगले हैंडलर को, अगले ट्रैफिकर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा और वो आगे लेके जाएगा। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि डिफरेंट तरीक़ों से ऑपरेट कर रहा होता है और हम लोग क्रैक डाउन करने की ऑब्वियसली गवर्नमेंट कोशिश तो करती है, बट इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से हमेशा से चैलेंजेस रहते हैं और एक बड़े से बड़ा वाक़या हमारे सामने आता है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या ये 2015 के बाद ज़्यादा हुआ है कि ज़ाहिर एक पूरा माइग्रेंट क्राइसिस हुआ, जो लीबिया के हालात हुए, जो शाम के हालात हुए, उसके बाद क्या उससे पहले ऐसा था कि कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरीज थी जो गए लोग और कामयाब हो गए, मगर अब क्योंकि सख्तियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं और तादाद भी बहुत ज़्यादा हो गई है माइग्रेशन की, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर बहुत ही बुरे हालात में उनका अख्तिताम होता है वहाँ पर पहुँच के? मेरी रिसर्च के अंदर जब हम कोटला गुजरात या गुजरात के किसी भी गांव के अंदर एंटर होते हैं जहाँ से मोजली लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ मिलती हैं और वहाँ के लोगों का कहना ये है कि ये कोठियाँ ही वजह हैं कि यहाँ से हर बच्चा जो है वो बाहर जाना चाहता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि 2015 से या 2002-1 के अंदर जिस वक्त ज़रा लैंड रूट्स और ये पानी का जो रूट था वो थोड़ा सा आसान था और इतनी ज़्यादा बॉर्डर पुलिस इस चीज़ के ऊपर नहीं होती थी, तो ये वो लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं और उधर जाके उन्होंने अच्छे पैसे अर्न किए और यहाँ पर ये कोठियाँ बना ली हैं और इनको देख के ही यहाँ से हर बच्चा जो है वो चाहता है कि किसी तरह से वो यूरोप के अंदर एंटर हो जाए। तो पहले 2015 के बाद ऑटोमेटिकली ज़रा सख्तियाँ ज़्यादा हो गई, अरब स्प्रिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया इस सारी सिचुएशन के अंदर और सीरियन रेफ्यूजीज़ के साथ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफ्रीकन्स भी एंटर हुए डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। और मैं एक इंटरव्यू कर रहा था इटली के अंदर, तो उसने मुझे ये कहा कि देयर वाज दिस वन पिक्चर जो कि 2015 में एक बच्चे की जो मेडिटेरेनियन ग्रीस के बॉर्डर के ऊपर एक बच्चे की डेथ हो गई थी, उसकी डेड बॉडी एक बहुत सख्त तस्वीर जो है वो हुई थी और उसने मुझे कहा उस इंटरव्यू में कि उस एक बच्चे की तस्वीर ने बहुत सी ज़िंदगियां साफ बना दी हमारी और हम बहुत लोग जो हैं वो यूरोप एंटर हो सके, क्योंकि उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसके ऊपर बहुत से लूज़ कर दिए गए थे बहुत से रूल्स इमिग्रेशन के। तो बिल्कुल इसी तरह से है कि अब ज़रा चीज़ें और ज़्यादा सख्त होती जा रही हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है उसमें बढ़ती जा रही है और वो फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत सी जगहों के ऊपर हमें इस तरह के हादसे जो है वो नज़र आते हैं।
बहुत शुक्रिया संजय जी, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। IMF प्रोग्राम खत्म होने में 11 दिन रह गए हैं और नवा रिव्यू होने के इम्कानात खत्म होते जा रहे हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 29 जून तक मीटिंग्स का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। मार्केट्स में गैर यकीनी की कैफियत है। स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स आज 680 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ। सिर्फ 4 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर के साथ पाकिस्तानी मईशत को लाहक खतरात बढ़ते जा रहे हैं। और द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक पाकिस्तान IMF डील ना होने की सूरत में दोस्त ममालिक से 3 से 4 अरब डॉलर्स के इंतजाम पर गौर कर रहा है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि जब दोस्त ममालिक ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए इजाफी 2 अरब डॉलर्स नहीं दिए, तो IMF का प्रोग्राम ना होने की सूरत में 3 अरब डॉलर्स कैसे देंगे? जब सऊदी अरब ने भी हालिया दिनों में अपने 2 अरब डॉलर्स IMF प्रोग्राम में रहने की शर्त के साथ कमिट किए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी 1 अरब डॉलर्स IMF प्रोग्राम में रहने की शर्त के साथ कमिट किए थे। और अगर नवा रिव्यू नहीं हुआ और IMF का प्रोग्राम खत्म हो गया तो ये 3 अरब डॉलर्स भी खतरे में पड़ जाएंगे। जबकि खबर रसाई इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी बजट पर IMF एतराज़ ने किस्त ना मिलने के खदशात बढ़ा दिए हैं। 30 जून को खत्म होने वाले IMF प्रोग्राम की किस्त ना मिलने का खदशा बढ़ गया है। डॉलर की किल्लत नए माली साल की पहली तिमाही में शदीद और तवील होगी। प्रोग्राम आगे ना बढ़ने से डिफॉल्ट का खतरा खातिर ख्वाह बढ़ जाएगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक फंड प्रोग्राम की अदब बहाली मुआशी तरक्की पर भी असरअंदाज होगी। फंड प्रोग्राम के बगैर महंगाई और शरह सूद तवक्कात से ज़्यादा बढ़ेगी। IMF को टैक्स बेस ना बढ़ाने और एमनेस्टी स्कीम पर एतराज़ात हैं। जून तक हुकूमत को 90 करोड़ डॉलर्स की अदायगी करनी है। जुलाई से दिसंबर तक पाकिस्तान को इजाफी 4 अरब डॉलर्स की अदायगियाँ करनी हैं। फंड प्रोग्राम के बगैर 4 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर से ये अदायगियाँ दुशवार होंगी। फंड प्रोग्राम के बगैर बैनुल अक़वामी फंडिंग के ज़राए महदूद हो जाएंगे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक नए प्रोग्राम पर अक्टूबर इंतखाबात से पहले पेशरफ्त मुश्किल है। दिसंबर से पहले IMF का नया प्रोग्राम मुश्किल होगा। नए माली साल की पहली तिमाही में पाकिस्तान को दोस्त ममालिक की मदद दरकार होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेहताब हैदर और खुर्रम शहजाद साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब, क्या अब ये समझा जाए कि नहीं होने जा रहा है IMF का प्रोग्राम, नवा रिव्यू नहीं होगा, या फिर अभी भी कुछ ना कुछ उम्मीद है वजारत ख़जाना में और वो अपने बजट को IMF के मुताबिक ढालने को तैयार हैं, या दोस्त ममालिक से कुछ ना कुछ अरेंज करने की उम्मीद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पे अब वक्त कम है और वी आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम, तो इसलिए प्लान बी की बातें अभी से होनी शुरू हो गई हैं। और प्लान बी में बुनियादी तौर पर वो ये समझते हैं कि अभी भी मैनेज किया जा सकता है, कन्विंस किया जा सकता है सऊदी अरब को और UAE को और चाइना को भी कि वो उनसे एडिशनल डिपॉजिट्स की रिक्वेस्ट की जाए। लेकिन आप ये देखें कि पहले सऊदी अरब ने और UAE ने कंफर्मेशन तो दी थी, लेकिन उन्होंने SLA की साइनिंग के साथ इसको अटैच किया था। अब बहुत बड़ी तब्दीली और मौजज़ा होगा कि वो इसको डी लिंक कर दें, लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ और ख़ासकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये समझती है कि वो इस सिलसिले में उनसे बातचीत करेंगे और ये जो ब्रिज फाइनेंसिंग है IMF प्रोग्राम तक जाने की और केयर टेकर सेटअप और इलेक्शंस, उस तक की चीज़ों को वो मैनेज करके जाएंगे। पहले हुकूमत पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जितनी भी सारी बातें थीं वो उसमें उन्हें नाकामी हुई है। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली आएगा। एक तो उन्हें पब्लिकली आके बताना चाहिए कि ये प्लान बी के तहत ये एडिशनल डिपॉजिट्स ही उनकी शर्त है और इंपोर्ट कंप्रेशन ही उसके अंदर शामिल है, या उसके अलावा भी कुछ किया जा रहा है। चूँकि अगर हमने कोई डेट रीप्रोफाइलिंग की बात भी शुरू की तो वो एक दिन में नहीं हो सकेगी, इसलिए एक ब्रिज फाइनेंसिंग तो पाकिस्तान को चाहिए अगर हमने डिफॉल्ट से बचना है। क्योंकि ये जो डिफॉल्ट से हम कोई शॉर्ट टर्म में बच जाएंगे, मगर मीडियम टर्म में खतरा बढ़ ही नहीं जाएगा बगैर IMF प्रोग्राम के। अगर हमें दोस्त ममालिक ने, वैसे तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि उन्होंने IMF प्रोग्राम के लिए नहीं दिए, तो उसके अलावा दे दें, जो कमिट किया वो भी IMF से ही नथी था। थैंक यू शाजिद। देखिए, ये डेफिनेटली IMF के साथ कंटिजेंट है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया ने भी जो $3 बिलियन एडिशनल अनाउंस किए थे और UAE ने जो है वो $1 to $2 बिलियन अनाउंस किए थे, वो भी कंटिजेंट ही थे। उसकी वजह एक बड़ी है कि चाहे वो चाइना हो, UAE हो या ख़ासकर सऊदी अरेबिया हो, ये IMF के मेंबर्स हैं और आप ये नहीं कर सकते कि एक बैंक के पास डायरेक्टली जा रहे हैं और वो आपको जो है वो प्रोग्राम आपके साथ ऑनबोर्ड नहीं कर रहा और आप इनडायरेक्टली उनके शेयर होल्डर्स के पास चले जाएं या मेंबर्स के पास चले जाएं और वो आपको फंडिंग दे दें। तो ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि आउट ऑफ द वे जाके फंडिंग मिलना बहुत रिमोट इसके चांसेस है।
सेकेंडली आप ये देखें कि हमारे पास जो इस वक्त रिजर्व्स मौजूद हैं उसमें $4 बिलियन हैं और अगले 6 महीनों में तकरीबन $4.7 बिलियन की अदायगियाँ हैं। उसके अंदर अगर करंट अकाउंट डेफिसिट आपको 3.5% ग्रोथ लानी है ना शाहजेब, जो कि गवर्नमेंट ने बजटेड किया है 3.5%, उसके लिए आपको कम से कम $10 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट करना पड़ेगा, फिर जाके वो ग्रोथ आएगी। क्योंकि आपको पता है कि हमारी ग्रोथ का काफ़ी हद तक हिस्सा जो है इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। तो देखें, या तो आपको कैट बहुत श्रिंक करना पड़ेगा, ये प्लान बी का ऐसा हो सकता है। उसकी वजह से आपके यहाँ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और आपके यहाँ जो है इंडस्ट्रीज का स्लो डाउन मजीद होना, ये बहुत ज़्यादा होगा। उसकी वजह से टैक्सेस नीचे जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं IMF के पास नहीं जाता और 6 महीने सर्वाइव कर लेता हूँ, फिर IMF का नेक्स्ट प्रोग्राम जनवरी तक मुझे नहीं लगता कि एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि नई गवर्नमेंट आएगी, वो चार्ज संभालेगी, फिर 1-1.5 महीना और लगेगा उसमें। तो मुझे लगता है कि ये जो हम प्लान कर रहे हैं कि जी हमें डायरेक्ट फंडिंग मिल जाएगी हमारे फ्रेंडली कंट्री से, ये अनरियलिस्टिक है, ये ऐसा होगा नहीं, ये मुश्किल होगा। क्योंकि उनकी भी जो मेन शर्त है वो ये कि आप IMF को लेकर आएँ, फिर हम आपको फंडिंग देते हैं। और IMF मेरे ख्याल में अगर नहीं आता, और मुझे नहीं लगता कि IMF अभी हो पाएगा। और मेहताब साहब, बजट में के लिए तैयार हैं पार्लियामेंट की मंजूरी से पहले बिल्कुल IMF के मुताबिक करने के लिए, अगर क्योंकि फंडिंग अरेंज हो भी जाए तो अब तो IMF का दूसरा हाथ बजट पर भी है, या फिर वजारत खजाना और खास तौर पर वजीर खजाना फैसला कर चुके हैं कि नहीं करेंगे हमें साहब? देखिए, बुनियादी तौर पे आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक अगर IMF की स्टेटमेंट को देखा जाए तो वो बजट की रिफाइन का वर्ड उन्होंने यूज़ किया है। और बेसिकली जो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी जो स्टेटमेंट जारी की, उसमें भी उन्होंने भी ये कहा कि हम बजट में चेंजेस लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है और जो बातें हैं वो ये है कि कोई मेजर चेंज नहीं आ रही। आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर उसको देखें तो उन्होंने जो तीनों एतराज़ात उठाए थे IMF ने, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है अपनी स्टेटमेंट के अंदर। वो कहते हैं कि हम जो है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस भी हम कर रहे हैं, ये जो एमनेस्टी स्कीम है इसको एमनेस्टी स्कीम वो करार नहीं देते। इसके अलावा वो जो टैक्स एक्सपेंडिचर्स हैं उस पर भी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हमने जो IMF के प्रोग्राम के तहत जितने काम करने थे वो कर लिए हैं। तो बुनियादी, और वो कहते हैं जी POL में जो हमने GST नहीं लगाया उसकी वजह से वो कॉस्ट एग्जेम्पशंस की बढ़ गई है। देखिए, बुनियादी तौर पर बड़ा मुश्किल लग रहा है कि हुकूमत कोई मेजर चेंजेस इतनी जल्दी में ले आए जो IMF को सेटिस्फाई कर सके। इसलिए होप्स तो सारी ख़त्म होती जा रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोगों से अगर बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि हमने तो सारे काम कर लिए हैं, अब मज़ीद क्या करवाना चाहते हैं हमसे। तो इसीलिए वो प्लान बी की बातें कर रहे हैं। और ये जो बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ कि ये है बड़ा मुश्किल, चूँकि IMF के साथ उन्होंने अलाइन किया हुआ था। लेकिन एक न्यूक्लियर पाकिस्तान है और वो डिफ़ॉल्ट की तरफ अगर बढ़ेगा तो ये भी अब देखना है कि ये जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं क्या ये मदद को आएंगे या नहीं आएंगे। है बड़ा मुश्किल, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। तो जब आप भी कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, मार्केट्स की मूवमेंट से भी लग रहा है, खासतौर से स्टॉक मार्केट की, कि मार्केट इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर रही है, मगर क्या फिर इस खतरे को भी इनकॉर्पोरेट कर रही है मार्केट्स के? फिर डिफॉल्ट का खतरा होगा, या कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की उम्मीद है कि शायद डिफॉल्ट से बचा जा सकता है? मेरे ख्याल में मार्केट्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट काफ़ी हद तक कर चुकी हैं। अगर आप पाकिस्तान की मार्केट्स देखें, खासकर स्टॉक मार्केट की हम बात करें, उसमें इन्वेस्टर का एक सेंटिमेंट जो है वो बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव है, और वो ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर चुका है। क्योंकि 3.5 टाइम्स मल्टीपल पे हमारी मार्केट कभी आई नहीं है, तो ये लोवेस्ट मल्टीपल्स पे इस वक्त ट्रेड हो रही है। तो ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर चुका है इन्वेस्टर के यहाँ से अगर डिफ़ॉल्ट अल्लाह ना करे हो भी जाता है, या कोई बुरी खबर आ जाती है कि IMF के साथ प्रोग्राम नहीं होने जा रहा, तो शायद मार्केट यहाँ से मजीद नीचे ना आ जाए, थोड़ा सा इंप्रूव करना शुरू हो जाए, क्योंकि उनको एक डायरेक्शन नजर आना शुरू हो जाएगी कि अब नेक्स्ट प्रोग्राम ही होगा, ये प्रोग्राम अब खत्म हो चुका है। तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी मार्केट्स जो है वो अकाउंट फॉर कर चुकी है। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं वो अभी थोड़ा बहुत उनमें मेरे ख्याल में रूम बाकी है कि अगर ये अनाउंसमेंट आती है, और खासकर रेटिंग एजेंसी जब आपको ये अनाउंस करेंगी कि आप बिल्कुल डिफॉल्ट कैटेगरी में चले गए, क्योंकि ऐसे ही होता है कि ऐसा नहीं होता कि पहले आप डिफॉल्ट करते हैं फिर डिफॉल्ट कैटेगरी में रेटिंग्स अनाउंस होती हैं। पहले रेटिंग्स अनाउंस हो जाती हैं, उसके बाद फिर इन्वेस्टर जो है अपने जो है वो बॉन्ड से शिफ्ट करना शुरू होता है, और आपकी बॉन्ड की यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और प्राइसेस नीचे आ जाती है। तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी काफ़ी हद तक इस चीज़ को अकाउंट फॉर कर चुका है इन्वेस्टर के। कंट्री बहुत ज़्यादा नियर डिफॉल्ट है, लेकिन
6 महीने का जो सर्वाइवल है वो भी बहुत मुश्किल है शाहजेब। उसकी वजह ये कि आपको करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में लाना पड़ेगा। सरप्लस में लाने के लिए क्योंकि आपको अदायगियां करनी है 4.7 बिलियन डॉलर्स की, 6 महीने की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, हालांकि हमारे पास पूरे साल में 25 बिलियन डॉलर की अदायगियां, उसमें से हाफ अगर आप रोल ओवर भी कर दें 8.7 बिलियन डॉलर बनता है गवर्नमेंट का और 5 बिलियन डॉलर प्राइवेट सेक्टर का, उनकी भी इस्तिताअत कम हो गई है रीपे करने की। तो इन एनी केस अगर ये 3 प्रोग्राम्स 3 रिव्यूज भी मिल जाते हैं इस प्रोग्राम के, मुझे ये लगता है शाहजेब कि वो सर्वाइवल नहीं होगा। फिर भी आपको डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा, डेट प्रोफाइलिंग की तरफ जाना पड़ेगा, अपने रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, बहुत हार्डकोर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। ये बजट में हमारे पास ये मौका है या था, इसको अगर हम चेंज करते हैं, यानी कि उन्होंने ये कहा कि जी आप टैक्स एमनेस्टी को वापस ले लें, 0.6% आपने ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया वापस ले लें, आपने एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाया, आपने रिटेल पे नहीं लगाया, रियल एस्टेट पे नहीं लगाया, प्रोफेशनल्स पे नहीं लगाया, आप थोड़ा थोड़ा टैक्स ऐड कर दें और फॉर्मल सेक्टर से टैक्सेस नीचे कर लें ताकि इकोनॉमी में थोड़ी सी ग्रोथ, थोड़ा सी रूम मिले, थोड़ी सी सांस आए। ये सब चीज़ें होंगी तो मेरे ख्याल में ये किया जा सकता है। बट मुझे लगता है कि इस IMF प्रोग्राम में 3 रिव्यूज़ भी हमें मिल जाएं तो वो इनफ नहीं होंगे, हमें बहुत काम करना पड़ेगा इस गवर्नमेंट को, या फिर जैसी कोई नई गवर्नमेंट आती है उसको 3 चीज़ें करनी पड़ेगी, रीप्रोफाइलिंग या रीस्ट्रक्चरिंग। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इन दिनों शदीद माली मसाइल से 2-4 है। IMF का प्रोग्राम ख़त्म होने में 11 दिन रह गए हैं और इसकी बहाली का इम्कान अब ना होने के बराबर है। मुल्क कर्जों में घिरा हुआ है, ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं, महंगाई तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है। मुआशी माहिरीन और आलमी इदारों की जानिब से बार बार यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान को फौरी तौर पर माली इमदाद ना मिली तो खुदा नख्वास्ता मुल्क दिवालिया हो सकता है। हुकूमत अवाम को सादगी और किफ़ायत शुआरी का सबक पढ़ा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज भी कहा है कि हमें कर्जों से जान छुड़ानी चाहिए और हमें तकरीरों और अशार के बजाय अमली तौर पर कुछ करके दिखाना होगा। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेकर उन कर्जों का बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल करती हैं। हमें कर्जों से जान छुड़ानी चाहिए और वो दोस्त बुरे वक्त में उन्होंने हमें हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, वो भी कहते तो नहीं लेकिन आप चेहरों से जान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं। हम ये वादा करें जरूर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे, लेकिन ये जुबानी कलामी नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा, मरसिए पढ़ने से, इशार पढ़ने से नहीं होगा, उनको फिर अमली जामा पहनाना होगा, बातों से नहीं अमल से। वज़ीर आज़म अमल की बात कर रहे हैं मगर खुद हुकूमत की शाखर्चियों पर सवालात उठ रहे हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म से हमेशा ये राय रही है कि ऑप्टिक्स से बाहर निकलना चाहिए, मुंतखब नुमाइंदों को मुनासिब तनख्वाहें और बरात मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए ताकि वो मुल्क के लिए बिला खौफ फैसले कर सके। लेकिन हालात में सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर मौजूदा और साबिक चेयरमैन सेनेट के लिए शाहाना अखराजात और मरात का बिल पास कर लिया है, जिनमें बाज़ मरात गैर मुनासिब हैं। चेयरमैन सेनेट को ओहदे पर रहने और सबकदोश हो जाने के बाद भी मराद दी गई हैं। इससे बड़ी बात यह है कि इस कानून को प्राइवेट मेंबर्स बिल के तौर पर मंजूर कर लिया गया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस बिल को पेश करने वालों में 2 साबिक चेयरमैन सेनेट यानी मियां रज़ा रब्बानी और फारूक नाइक भी शामिल हैं। यानी 2 साबिक चेयरमैन सेनेट ने खुद ही अपनी मरात में इजाफे का बिल पेश कराकर मंजूर भी करवा लिया। बिल को हुकूमत और अपोजिशन दोनों के सेनेटर्स ने पेश किया और सब ने मिलकर फौरी मंजूर भी कर लिया। यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के साथ तहरीक इंसाफ ने भी इस बिल के हक में वोट दिया। सिर्फ जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मुखालफत करने की कोशिश की, लेकिन चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने उन्हें माइक ही नहीं दिया। द न्यूज़ के रेडियो इन्वेस्टिगेशन अंसारबाजी के मुताबिक सेनेट ने गुज़िश्ता जुमे को मुतफ़िका तौर पर लेकिन जल्दबाजी में प्राइवेट मेंबर की जानिब से पेश करदा एक बिल को मंजूर कर लिया, जिसके तहत चेयरमैन सेनेट को पाकिस्तान के सबसे मरात याफ्ता अफराद में से एक करार दिया गया है, चाहे वो मौजूदा हो या फिर साबका हो। खबर के मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, JUI और PDM में शामिल दीगर तमाम जमातों ने इस प्राइवेट बिल की हिमायत की और ऐसा लगता है कि सबने पसे पर्दा मिली भगत के साथ ये कानून एक ऐसे मौके पर मंजूर किए जब मुल्क संगीन माली बहरान का सामना कर रहा है। अगर यह कानून मंजूर हुआ तो इसके नतीजे में मौजूदा साबका और आइंदा तमाम चेयरमैन सेनेट को टैक्स दहिंदगान की जेब से मराहत और सहूलियात दी जाएंगी। हैरानी की बात है कि 2 साबिक चेयरमैन सेनेट यानी रज़ा रब्बानी और फारूक नाइक ये बिल पेश करने वालों में शामिल थे। ये निजी बिल पेश करने वाले अरकान की तादाद 40 थी, जिनमें तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर सेनेटर शहजाद वसीम भी शामिल हैं। मौजूदा कानून में लिखा है कि मुद्दत पूरी करने वाले चेयरमैन सेनेट को वो सिक्योरिटी दी जाएगी जो हुकूमत मुनासिब समझेगी, लेकिन नए कानून के मुताबिक सेनेट के हर चेयरमैन को अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद ताहयात 12 मुलाजमीन और 6 गार्ड्स मुस्तकिल तौर पर मिलेंगे। यानी साबिक चेयरमैन सेनेट भी इस सहूलत का फ़ायदा उठाएंगे। मौजूदा कानून चेयरमैन सेनेट को सरकारी रिहाइश गाह की तज़ीन और आराइश की इजाज़त देता है, जिसके लिए 1 लाख रुपये माहाना से ज़्यादा नहीं दिए जा सकते। ये रकम सेनेट से मंजूर होने वाले नए बिल में बढ़ाकर 3 साल मुद्दत के लिए 50 लाख रुपये कर दी गई है। मौजूदा कानून में चेयरमैन सेनेट के पास सिर्फ एक सरकारी गाड़ी रखने का हक है, लेकिन नए बिल में कहा गया है कि चेयरमैन और उनके खानदान के अफराद सरकारी अखराजात पर रखी गई सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल के हकदार होंगे। इस तरह चेयरमैन और उनके अहल खाना के इस्तेमाल में गाड़ियाँ 2, 3, 4 और इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। सेक्शन 20 में लिखा है कि सेनेट की फाइनेंस कमेटी चेयरमैन सेनेट को ऐसी इजाफी मराद दे सकती है जो वो मुनासिब समझे। ये बिल सेनेट से तो हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर मंजूर करवा लिया है, लेकिन अब देखना होगा कि कौमी असम्बली भी ये बिल पास करती है या नहीं, प्रोग्राम में भी शामिल करती है।
सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला आज महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्तों को खारिज करने के हवाले से अपने दलाइल दिए और उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद जब इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती रोस्टर पर आए तो चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल किया कि आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। सजील सवाती ने जवाब दिया कि मैं इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप तो इस केस में फरीक ही नहीं हैं। जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में वफाक ने जवाब देना था, उन्होंने दे दिया है। सजील सवाती ने कहा कि मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दिए जाएं, अदालत का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो इस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें हिदायत दी कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं तहरीरी तौर पर दे दें। इसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र ने वीडियो लिंक के जरिए इसी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ अपने दलाइल दिए। हालांकि बैरिस्टर अली ज़फ़र तो इस केस में फरीक ही नहीं है, बल्कि वो तो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त में फरीक थे। तो फिर सवाल उठ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया कि बैरिस्टर अली ज़फ़र जो इस केस में फरीक ही नहीं थे वो इस केस में दलाइल देना शुरू हो गए। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। जून के शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की पंजाब में इंतखाबात के हवाले से नज़रसानी केस और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों को न सिर्फ एक ही बेंच के सामने फिक्स किया बल्कि एक साथ ही समाअत की। जब 7 जून को समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के वकील अली ज़फ़र जो इलेक्शन कमीशन केस में अदालत आए थे उनसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दलाइल मांगे। इस केस में ना तो तहरीक इंसाफ फरीक थी, ना ही अली ज़फ़र ने इस केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर की थी। इस पर अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ भी किया था, लेकिन उनके एतराज़ात को कोई अहमियत नहीं दी गई थी। बल्कि इससे भी आम बात यह है कि रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों ने अली ज़फ़र के दलाइल ही को अपना लिया था। यानी दरख्वास्त गुजारों ने अली ज़फ़र के दलाइल को ही अपने दलाइल करार दे दिया था, हालांकि अली ज़फ़र इस केस में दरख्वास्त गुजार भी नहीं थे और फिर उनके दलाइल को अदालती हुक्मनामे में भी शामिल किया गया था। यानी अली ज़फ़र फरीक नहीं थे, मगर अदालत ने उन्हें दलाइल देने को कहा और फिर दरख्वास्त गुजारों ने उनके दलाइल को अपना लिया। मगर जब इसी केस में आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देने की कोशिश की तो अदालत ने कहा कि आप तो इस केस में फरीक ही नहीं हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।